फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ज़्यादा पढ़ के बोर तो नहीं हो रहे? आज मैं इस श्रृंखला में जो सबसे छोटा महाद्वीप है, मेन तो उसमें दो ही देश काम के हैं, आपको भी मालूम है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओशनिया। मैं बात कर रहा हूँ ओशनिया महाद्वीप की। तो मित्रों, आपको मालूम है कि जो ओशनिया महाद्वीप है वो सबसे साउथ, सबसे दक्षिण में है। आप क्रिकेट देखते हैं तो आप उस टीम से भी परिचित होंगे, ऑस्ट्रेलिया की, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत कर आई है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वास्तव में एक द्वीपीय महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो मैप के लास्ट सबसे नीचे कोने में एक पत्थर जैसा मानचित्र बना होता है। वो पत्थर जैसा मानचित्र ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया में सबसे पहले हम सूर्योदय का देश मानते हैं जापान को, लेकिन अगर आप मैप में भी देखेंगे तो सबसे पूर्व में जो कोना जाता है वो न्यूजीलैंड का जाता है। देखिए, ये न्यूजीलैंड दिख रहा होगा आपको उधर। तो न्यूजीलैंड का ये हिस्सा सबसे पूर्व में माना जाता है। जब कभी भी न्यू ईयर होता है, नया साल होता है, तो आप देखते होंगे सबसे पहले जश्न ऑकलैंड में मनाया जाता है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। ये प्रदर्शित करता है कि जो सबसे पूर्वी छोर है वो ऑकलैंड का है, जबकि हम व्यवहारिक तौर पर मानते हैं कि सूर्योदय का देश जापान है, वो भी पूर्व में है, लेकिन जो कोना लगता है वो ऑकलैंड का सबसे पूर्व में पड़ जाता है। इसका विस्तार ही दक्षिण और पूर्व की तरफ है। तो देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पूरा द्वीपीय महाद्वीप है। नीचे आर्कटिक महासागर है, उत्तर में हिंद महासागर है, जो छोटे सागर हैं उन पर भी आप देखिए, यहाँ पर कार्पेंटिया की खाड़ी है बीच में, तिमोर सागर है ऊपर, छोटे छोटे द्वीप हैं इंडोनेशिया के जो बचे हुए हैं यहाँ पर, पपुआ न्यू गिनी और बहुत सारे द्वीप हैं। पपुआ न्यू गिनी और अन्य द्वीपों से ऑस्ट्रेलिया जो अलग होता है वो डोवर जल संधि के माध्यम से अलग होता है। ये देखिए, डोवर जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आप अध्ययन कर रहे हैं तो संधियों पर भी ध्यान देंगे, डोवर जल संधि से। और नीचे तस्मानिया, काफी ठंडा इलाका है। अब ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे तो ठंडा ही रहेगा मौसम। हालांकि मकर रेखा यहाँ से बीचों बीच गुजरती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है और वह मकर रेखा। इस महाद्वीप से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। इसी महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चारों तरफ से द्वीप से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा है। मकर रेखा ठीक बीचों बीच जाती है। तो ये आर्कटिक जो हमारा लास्ट है अंटार्कटिका, उसके अतिरिक्त एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर मात्र एक ही रेखा गुजरती है, मकर रेखा। ध्यान से सुनिए, इसके अतिरिक्त 3 महाद्वीप हैं ऐसे जहां पर सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है। यूरोप महाद्वीप, केवल वहां से तो मेरे विचार से यूरोप महाद्वीप दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी रेखा नहीं गुजरती। एक है यूरोप महाद्वीप और एक है अंटार्कटिका। दुनिया की कोई भी, ना कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना भूमध्य रेखा इन महाद्वीपों से गुजरती है। ध्यान से सुनना बात को, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण महाद्वीप से आप देखिए, यहाँ पर डोवर जल संधि और नीचे इन्हीं का एक द्वीप है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होवर्ड। यहाँ पर माना जाता है सिर्फ जंगल ही जंगल है, जंगल के लिए आरक्षित कर रखा है तस्मानिया को। और तस्मानिया से जो ये तस्मानिया एक द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग है। तो यहाँ पर जो अलग करती है वो करती है बॉस जल संधि। ध्यान से देखिए, बॉस जल संधि इसको अलग करती है। पहले भौगोलिक परिदृश्य देखिए, तिमोर सागर, एराफरा सागर, कार्पेंट्रिया, नीचे है स्पेंसर की खाड़ी, और ये अंदर का कुछ मानचित्र हम आपको दिखा देते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की। आपको नजर आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु कैसी है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर मानचित्र में आप देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में जो ज्यादातर शहर आपको दिख रहे हैं, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, ज्यादातर शहर यहीं पर हैं और ज्यादातर जनसंख्या का केंद्र भी यही है। अब यहाँ पर केंद्र क्यों है? मेन फैक्टर है जलवायु। जहाँ पर कृषि होगी, जहाँ पर जलवायु मुफीद होगी रहने के लिए, वहीं पर लोग रहेंगे। जहाँ पर मरुस्थल होगा, वनस्पति नहीं हो पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी, ऐसे क्षेत्र में लोग कम रहेंगे। वैसा ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है। और हमने आपको कहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं जिनमें नमी की मात्रा कम होती है, जबकि पूर्वी धाराओं पर गर्म जलधाराएं बहती हैं जिनमें अक्सर नमी की मात्रा होती है। और जिस वजह से जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भागों में रेगिस्तानों का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में देखिए आप, ग्रेट विक्टोरिया नाम का एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया नाम का बहुत बड़ा मरुस्थल है, तकरीबन
2/3 हिस्से पर, लगभग 60% हिस्से पर ऑस्ट्रेलिया मानचित्र में आपको यही दिखेगा, पूरा रेगिस्तान। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महादेश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि मतलब कि पूरा रेगिस्तान है, बरसात होती नहीं है, तो प्यास तो लगी रहती है। और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये बहुत बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया के नाम से है। कई भागों में विभाजित है ये, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये पूरा रेगिस्तानी, इधर भी देखिए आप रेगिस्तान ही नजर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा निचली भूमि है। निचली मतलब कि जमीन के भी नीचे तक धसी हुई है निचली भूमि। यहाँ पर भी बरसात बहुत कम होती है। जनसंख्या का केंद्र यहाँ पर नहीं है। जनसंख्या का केंद्र है, ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पर्वतमाला। एंडीज सबसे बड़ी है, रॉकी दूसरे पर है, हिमालय तीसरे पर है, चौथे पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। अभी तो मैंने आपको बताया पूर्वी छोर पर बरसात ज्यादा होती है। चलिए फैक्टर, आप जब आप वायुदाब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे व्यापारिक पवने और पछुआ पवने। वास्तव में यहाँ पर पछुआ पवने जो उच्च वायुदाब पेटी, जो ध्रुवीय पेटी होती है, वहां से चलती हैं। पछुआ पवने अगर आप देखेंगे तो ये पवने चलती हैं पश्चिम दिशा की तरफ। मेनली ये चलेंगे आपकी उपोष्ण पेटी से अधोध्रुवीय पेटी की ओर। आप वायुदाब में पढ़ना, उपोष्ण पेटी से अधोध्रुवीय पेटी की ओर पश्चिम से आती हैं पवने ये, और ये पवने अपने साथ ऊपर की नमी लेकर आती हैं। ध्यान से सुने आप, नमी लेकर आती हैं, जिस वजह से नमी की मात्रा अधिक होती है। और हवा जब टकराती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, जिस तरह से भारत में पश्चिमी घाट से टकराती हैं, आप भारत का भी वीडियो देखिए मेरा एक बार, वहां पर स्पष्ट दिखा रखा है किस तरह से हवाएं टकराती हैं। तो ये पछुआ पवने टकराती हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर हो जाती है झमाझम बरसात। झमाझम बरसात, जिस वजह से यहाँ पर वर्षा का स्तर काफी बढ़ जाता है। और जब वर्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ जाता है तो यहाँ पर एक ऐसा जनसंख्या, मतलब जनसंख्या, लोगों का रहने के लिए उपयुक्त जलवायु, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जबकि पिछला क्षेत्र ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से सूखा रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। पश्चिम का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। और यहीं पर देखिए ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, कुल मिलाकर के 50% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है ऑस्ट्रेलिया की। वहां पर कोई जनसंख्या ही नहीं है, पूरा सूखा वीरान इलाका, प्यासी भूमि का महादेश, पूरा इलाका सूखा रहेगा। तो ये वो क्षेत्र है। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो उपयुक्त जलवायु क्षेत्र है इनका। इसको कहा गया है क्वींसलैंड, ये है न्यू साउथ वेल्स, और नीचे विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया। तो ये जो उपयुक्त जलवायु का मौसम है, जो जलवायु क्षेत्र है, इनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। विक्टोरिया में ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट है, न्यू साउथ वेल्स में सिडनी, कैनबरा, विक्टोरिया में मेलबर्न। इस देखिए जहां पर बरसात होगी कुंड वहीं से निर्मित होंगे। हमने पहले भी आपको बताया था, हर महाद्वीप में बताते आ रहे हैं, बरसात होगी तो कुंड होंगे और कुंड से नदियां निकलेंगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में बरसात होती है, हमने आपको बताया। यहाँ से एक नदी निकलती है मरे, और यहीं से निकलती है नदी डार्लिंग, नीचे से डार्लिंग, दोनों नदियां मिल जाती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है मरे डार्लिंग। और ये नदी जाकर के एडिलेड के किनारे स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान से सुनिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मरे डार्लिंग कहाँ से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। कहाँ गिरती है? एडिलेड के निकट स्पेंसर की खाड़ी में। देखिए ये है मरे डार्लिंग नदियाँ, मरे यहाँ से निकलती है, डार्लिंग यहाँ से, दोनों जाकर के एडिलेड में मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खेती भी होगी, फिर जब नदियाँ आएंगी तो मैदान बनाएंगी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नदियाँ क्यों नहीं है? चलिए मान लिया हमने बरसात यहाँ पर नहीं होती, बहुत कम होती है, पश्चिम की तरफ जाते जाते वर्षा का स्तर घट जाता है। जैसे भारत में पूरब की तरफ जाते जाते वर्षा का स्तर बढ़ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी है, पूरब की तरफ अगर आप जाएंगे तो वर्षा का स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पर बरसात थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। एक तो निचला इलाका है और किनारों पर थोड़ा ऊंचा इलाका है, तो नदी पानी भी कम है, ऊपर चढ़ेगी कहाँ से? तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, इस क्षेत्र में नदियाँ नहीं आ पाती, नदियाँ नहीं बन पाती पानी की कमी के कारण, और उनमें बहाव भी नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा नदी में बहाव नहीं होता, और जिसकी वजह से
इस क्षेत्र में नदी नीचे तक नहीं पहुंच पाती और वहीं पर नीचे जो निम्न भूमि है वहीं पर झील जैसा बना लेती है। और उसी झीलों के अंतर्गत एक एरिया आता है आयर झील का। आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान है। यहाँ पर पानी जो जमा होता है नीचे को और नीचे हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान, ध्यान से सुनिए, आयर झील। ये देखें आप, आयर झील। इसके आसपास क्षेत्र और मरे डार्लिंग के आसपास का क्षेत्र थोड़ा पानी वाला होता है, जहाँ पर पानी की क्वांटिटी मिल जाती है। ये इतना निचला है, यहाँ से उत्सुप्त जल स्रोत निकलता है, यानी कि इतना नीचे हो गया कि पानी अपना ऊपर आ जाता है। इतना निचला क्षेत्र, जिस वजह से यहाँ पर कुछ घास मिलती है, अच्छे खासा मैदानी क्षेत्र सा बन जाता है। शीतोष्ण घास क्षेत्र यहाँ पर मिलता है, उसको डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, सुना होगा आपने डाउन्स का नाम। डाउन्स जैसे हमने पढ़ा है प्रेरीज, स्टेपीज। प्रेरीज अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, कंपास ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, वाइल्ड साउथ अफ्रीका में। वैसे ही डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान, लंबी लंबी घास यहाँ पर मिलती है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि देखिए ऊपर मानसूनी प्रदेश होगा। ये कार्पेंटिया के ऊपर उत्तर की तरफ मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पर शीतोष्ण, बिल्कुल स्टेपीज प्रेरीज तुल्य डाउन्स। देखिए आप, यहाँ पर उपयुक्त जलवायु है, ठंडी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में शीतोष्ण जलवायु, जहाँ पर खेती भी होती है, नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी खासी खेती होती है यहाँ पर। हालांकि खेती का रीजन इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद सब बेकार है। उत्सुप्त क्षेत्र में जरूर खेती की कुछ प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी पूरी हो जाती है निचला क्षेत्र होने की वजह से। अब देखिए इधर आप जाएंगे पूर्व की तरफ, ये आपने देखा ये मध्यवर्ती भूमि इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है पूरा। यहाँ पर एकमात्र शहर आपको नजर आ रहा होगा पर्थ। हालांकि वो रेगिस्तान से घाट की इस तरफ है, कोस्टल रीजन पर, घाट की तरफ, समुद्र के किनारे पर, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र आपको दिखेगा। पर्थ को सिडनी से मिलाने के लिए देखिए ये इस तरह से एक रास्ता बनाया गया है, सिडनी से मिलाकर ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई मार्ग बनाया गया है। इतना लंबा मार्ग पर्थ को सिडनी से मिलाया गया है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई मार्ग। देखिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई मार्ग कितना लंबा है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई पाथ। ठीक अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ के खनिजों के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खनिजों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। अब रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो फिर कुछ ना कुछ तो पैदा होगा। रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा देखिए भारत में, आप गौर करिए, रेगिस्तान में भारत के जावर की खान और खेतड़ी, रामपुर अबूचा, वहाँ से सीसा जस्ता बहुत यातायात मात्रा में मिलेगा। जहाँ सीसा होगा वहाँ जस्ता भी होगा, वहाँ चांदी भी होगा, तांबा भी वहाँ पर मिलने की संभावना है। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी होती है, सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता होता है, वो दोनों एक साथ ही मिलते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा चांदी भी आप देखिए राजस्थान में होती है। तांबा भले ही मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में अच्छी क्वांटिटी मिलती है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है रीजन माउंट ईसा और माउंट ब्रोकर हिल का, ब्रोकर हिल और माउंट ईसा का इलाका, ये भी रेगिस्तानी है लेकिन निचला धंसा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको प्लेन मैदान बनाया है। इस पूरे क्षेत्र को ग्रेट आर्टिजन बेसिन बोलते हैं। ज़्यादातर ग्रेट के नाम से इलाके जाने जाते हैं। ये पहाड़ी रीजन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैदानी क्षेत्र है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, और ये है ग्रेट विक्टोरिया का क्षेत्र, जिसमें कई सारे मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। टोटल फिलहाल बड़े नाम में हम इसको ले लेते हैं ग्रेट विक्टोरिया का डेजर्ट। तो माउंट ब्रोकर हिल और माउंट ईसा वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी मिलेगा। माउंट ईसा परीक्षा में पूछा जा सकता है, ब्रोकर हिल किससे संबंधित है? ब्रोकर हिल ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रोकर हिल किससे संबंधित है? सीसा, जस्ता, तांबा। सुन रहे हैं? सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी। आपको देखिए विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन सोने का रूस करता है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया करता है। और वो क्षेत्र जहां पर सोना मिलता है वो बिल्कुल उसी रेगिस्तानी भूमि में है जहां पर जनसंख्या बहुत विरल है। कूलगार्डी और कालगुरली, ध्यान से सुनिए, कालगुरली और कूलगार्डी, ये दो वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का सोना मिलता है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन सोने का ऑस्ट्रेलिया करता है। ध्यान से सुनिए आप। अब देखिए सोने के उत्पादन में दूसरा नंबर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में होती है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है
वो होती है केप यार्क के इलाके से। देखना केप यार्क, ये कारपेंटिया की खाड़ी है, इसके पूरब में केप यार्क। केप यार्क के इलाके से सबसे ज्यादा केप यार्क के इलाके से बॉक्साइट होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। वहीं ग्रेट विक्टोरिया के क्षेत्र में पिलवारा, देखना पिलवारा, पिलवारा परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि पिलवारा में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है। ये आपके लिए है, पिलवारा किसके लिए फेमस है। तो आप ये ऑस्ट्रेलिया के इस महाद्वीप को ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जानवर मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया भी कभी इंग्लैंड का गुलाम रहा था। और संसार में सबसे पहले जो पत्ता विहीन पौधा मिला था, जिसमें पत्ते नहीं थे, सबसे पहले जो वनस्पति मिली थी वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिली थी। ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा है। सबसे पहले पत्ता विहीन मैंने आपको बताया पौधा यहीं पर मिला था ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया में ही मिला था। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी सातवां, सबसे छोटा महाद्वीप यही है। इसके अतिरिक्त एक और महाद्वीप है जो इसके दक्षिण में है, एंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर ज़्यादातर अनुसंधान और शोध ही होते हैं। नीचे एंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर एंटार्कटिका महाद्वीप में मोस्टली दक्षिण गंगोत्री भारत का भी एक अभियान है, ज़्यादातर अनुसंधान ही होते हैं। और ये जैव विविधता के लिए बड़ा ही, जैव विविधता नहीं, हम कहेंगे कि ग्रीन हाउस इम्पैक्टेबल वहाँ पर हो रहा है, ग्रीन हाउस में छेद हो रहा है दक्षिणी ध्रुव में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगा अगले वीडियोस में। आप बिल्कुल ध्यान से आप इनको वीडियोस को देखिए। एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप प्लीज़ उसको दबा दीजिए। अब हम उसके बाद बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, ब्रह्मांड की संरचना की। फिर हम बात करेंगे कालक्रम घटना की, कब कब किस तरह से घटनाएं घटी। उसके बाद हम पृथ्वी की बात करेंगे, घूर्णन स्थिति, परिभ्रमण स्थिति, पूरा भूगोल को हम एक साथ बेसिक पैरा पर लेके चलेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी करिए और पूरी वीडियोस को आप देखिए, क्योंकि अब भूगोल की नई श्रृंखला आरंभ होगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद हमने लगभग सारे महाद्वीप बता दिए, अंटार्कटिका को मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, पृथ्वी के निर्माण की। धन्यवाद।